हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। इस वीडियो में हम पूरे जनवरी मंथ 2025 के सारे फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने इनको पार्ट्स में कवर किया था, इन पे एमसीक्यूज भी कवर किए थे। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज करने को मिलेंगे और सारे ही कॉन्सेप्ट्स जो भी जनवरी 2025 के अंदर फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स के अपडेट्स आए थे वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। व्हाट इज द एक्सटेंडेड डेडलाइन for implementing the 30% market share cap on the UPI transaction as per NPCI? आप सभी लोग जानते हैं NPCI ने जनवरी के अंदर एक 30% मार्केट कैप का अनाउंस किया था, राइट? पहले ही ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था वैसे तो 30% का कैप, पर जनवरी के अंदर इसका टाइमलाइन एक्सटेंड कर दिया था। 30% मार्केट कैप का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेयर का जो शेयर है, मार्केट शेयर है, वो 30% से ज्यादा ना हो जाए, राइट? तो इसका डेडलाइन एक्सटेंड करने की बात करी थी एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 2, 31 दिसंबर 2026 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, एज ऑफ नाउ हु इज हैविंग द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द यूपीआई ट्रांजैक्शन एज ऑफ नवंबर 2024? नवंबर 2024 तक अभी तक सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कौन से प्लेयर के पास है, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूं क्वेश्चन, प्लीज पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, राइट? और हम एक एक करके सारे फाइनेंस अफेयर्स को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोन पे, राइट? तो फोन पे के पास अभी यहां पे सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। इसी चीज से कंसर्न्ड होके यहां पे एनपीसीआई ने गाइडलाइंस जारी करी हैं कि उनको 30% तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ओके, What concern did government raise about quick commerce platform like Blinkit and Zepto? So यहाँ पे एक मीटिंग भी हुई थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओनर्स की। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंसर्न बताया है कि एक्चुअल में क्या इशू आ रहा है उनको। सो इज इट रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस विद जीएसटी नॉर्म्स? नो। डायरेक्ट इन्वेंट्री होल्डिंग वायलेटिंग एफडीआई नॉर्म्स, एक ये इशू आ रहा था डेफिनेटली, राइट? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डिलीवरी प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस, डेटा प्राइवेसी इश्यूज विद द कस्टमर, अनफेयर कंपटीशन विद ई कॉमर्स। मेजर इशू यहाँ पे इनका था डायरेक्ट इन्वेंट्री होल्डिंग वायलेटिंग दी एफडीआई नॉर्म्स, राइट? तो अभी भी इस पर डिस्कशन ऑनगोइंग है। नेक्स्ट इज इंडियाज फिस्कल डेफिसिट फॉर दी फर्स्ट 8 months फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 अकाउंटेड फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल ईयर टारगेट? तो अभी तक का हमारा कितना परसेंटेज अचीव हो चुका है फिस्कल डेफिसिट का एज कंपेयर टू द full year target? So please let me know in the comment section. यहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52.5%, राइट? तो अभी तक 52.5% कंप्लीट हो चुका है। What was the primary objective of the original cap proposal introduced by the NPCI in November 2020 for UPI transaction? तो ये कैप आखिर लगाया क्यों गया था? To limit any single third-party app provider to maximum 30% of the UPI transaction volume, or to promote use of smaller UPI apps in rural areas, or to reduce the transaction fees, prioritize domestic UPI apps over the foreign ones, or to enhance the speed of UPI transaction? इसका करेक्ट आंसर हो गया है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, to limit the single third-party app provider to maximum up to 30% ऑफ द यूपीआई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। अगर वो बड़ा प्लेयर फेल हो गया तो बहुत मेजर इंपैक्ट ना आ जाए पूरे यूपीआई मार्केट पे, यही चीज माइंड में रखते हुए ये कैप लगाया गया था। ओके, आगे आता है व्हाट इज द मीडियम टर्म फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन गोल सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26? तो क्या यहाँ पे मीडियम टर्म फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन गोल का क्राइटेरिया रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26? करेक्ट आंसर हियर इज बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी। तो ये टारगेट यहां पे सेट किया गया है। व्हाट डज अ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, RRR के बारे में बात करी थी, वैल्यू अबाउ द 100 इंडिकेट्स। तो आप सभी जानते हैं RRR रेट हमारी 100 से ऊपर चली गई थी, इसका इंडिकेशन क्या है? So is it undervaluation of domestic currency या फिर overvaluation, stable trade balance, strong domestic demand या फिर lower inflation levels? क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जनवरी की रिलेटेड न्यूज है,
राइट। RRR रेट हमारी 100 के इंडाइसिस के ऊपर चली गई थी, 100 लेवल को ब्रीच कर दिया था। इसका करेक्ट आंसर यहां पे होता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। RRR रेट जब 100 से ऊपर चली जाती है, राइट, उसका मतलब होता है कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो ओवर वैल्यू हो चुकी है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। ओके, व्हाट रेगुलेटरी मेजर हैज RBI implemented to mitigate the risk from unsecured retail lending? RBI ने क्या मेजर इंप्लीमेंट किए हैं टू मिटिगेट द रिस्क फ्रॉम अनसिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग? So is it reduction in the interest rate on unsecured loans, increasing the risk weight on personal loans and credit card exposure, setting a cap on personal loan amount, या फिर encouraging banks to focus on secured loans, increasing the collateral requirement for unsecured loan? क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? यहां पे इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, आरबीआई ने क्या किया है, रिस्क वेट्स को बढ़ा दिया है, दैट टू ऑन पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर। तो जो पर्सनल लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड के एक्सपोजर्स होते हैं, उस पर रिस्क वेट्स देने पड़ते हैं हर बैंक को। तो जब आरबीआई रिस्क वेट्स को बढ़ा देता है तो अल्टीमेटली वो बैंक के लिए रिस्की लोन्स हो जाते हैं, राइट। तो बैंक उसको कम प्रेफर करता है आगे लेंड करने के लिए। यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। Which initiative significantly contributed to the growth of India's coal production in FY 23-24? कौन सा इनिशिएटिव था यहां पे जिसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आया था इंडिया के कोल प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए? ये भी हमने डिस्कस किया था फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज के अंदर। इसका यहां पे सही आंसर है आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी। ओके, so this initiative has encouraged self-reliance and investment in mining technologies that are boosting the coal production. What was the average liquidity coverage ratio for Indian banks? यहाँ पे liquidity coverage ratio की बात हो रही है, उसका क्या एवरेज चल रहा था फॉर इंडियन बैंक्स इन द बेसलाइन सिनेरियो एज ऑफ सितंबर 2024? एवरेज LCR क्या चल रहा था as of September 2024? यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 128.5%, ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर है, राइट। सो दिस इंश्योर्स सफिशिएंट लिक्विडिटी अंडर द बेसलाइन कंडीशंस। LCR अच्छा होने का मतलब ये है कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन काफी बेटर है। हाउ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज कैलकुलेटेड? अगर हमको LCR निकालना होता है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कैसे LCR का कंप्यूटेशन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो बाय डिवाइडिंग अ बैंक्स कैश रिजर्व बाय टोटल डिपॉजिट, या फिर हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स को हम डिवाइड करते हैं बाय नेट कैश फ्लो ओवर 30 डेज, और बाय डिवाइडिंग द नेट इनकम बाय टोटल असेट्स, या फिर हम नेट इनकम को टोटल असेट्स से डिवाइड करते हैं, और बाय कंपेयरिंग द टोटल कैश इनफ्लोज विद द टोटल कैश आउटफ्लो, या फिर बैंक्स लायबिलिटी और असेट के हिसाब से हम निकालते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बाय डिवाइडिंग हाई क्वालिटी लिक्विड असेट, जिसको हम HQCL भी बोलते हैं, बाय नेट आउटफ्लो ओवर 30 डेज। मतलब जो आपके हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स है इसको हम नेट कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर रहे हैं, वो भी 30 डेज वाला। ओके, तो अगले 30 दिन के अंदर हमारी यहाँ पे क्या पोजीशन होने वाली है? क्या हमारे हाई क्वालिटी लिक्विड असेट इतने कैपेबल है कि वो डील कर पाएंगे आने वाले 30 दिन के कैश आउटफ्लो को? यही हम कंप्यूट करते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के अंदर। हाउ मच गोल्ड डिड RBI एक्वायर ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर 2025 वाला फाइनेंशियल ईयर? तो अक्टूबर नवंबर के अंदर कितना गोल्ड यहाँ पे RBI ने एक्वायर किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 20 टन। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर RBI स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज इट्स गोल्ड रिजर्व? तो ये अब तक सबको पता हो जाना चाहिए, राइट। ये तो हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। RBI क्यों अपना गोल्ड रिजर्व इंक्रीज करने में भी लगे हुए हैं? इज इट टू बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या फिर इसको एक हेज की तरह ले रहे हैं फॉर रिवैल्यूएशन रिस्क ऑफ फॉरेन करेंसी रिलेटेड असेट्स, और टू इंक्रीज ट्रेड विद गोल्ड इंपोर्टिंग कंट्रीज, और टू फॉलो द ग्लोबल ट्रेंड्स इन सेंट्रल बैंकिंग,
या फिर स्टेबलाइज करने के लिए डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को। सो आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? प्लीज कमेंट। यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई इज डूइंग नथिंग बट इट्स अ हेजिंग स्ट्रैटेजी। आप हेज कर रहे हो अगेंस्ट द रीवैल्यूएशन रिस्क ऑफ फॉरेन करेंसी असेट। ओके, इसीलिए गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ाए जा रहे हैं। अगर फॉरेन करेंसी असेट से कोई भी नुकसान पहुंचता है, कोई भी लॉस होता है, तो करस्पॉन्डिंगली वो सेट ऑफ हो सकता है गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ाने से, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे गोल्ड का रिजर्व बढ़ाया जा रहा है। इसको ही हम हेजिंग बोलते हैं, रिस्क प्रोटेक्शन को ही हम हेजिंग बोलते हैं। What is the implementation deadline for the beneficiary name verification feature in the RTGS and NEFT transaction? आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं UPI कर रहा हूं या फिर मैं IMPS कर रहा हूं तो उसमें ऑलरेडी लुकअप फैसिलिटी होती है। लुकअप फैसिलिटी मतलब अगर आपने किसी बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डाला, जिसको भी पैसे भेजने उसका अगर अकाउंट नंबर डाल दिया तो उसका नाम फ्लैश होने लग जाता है, राइट। अभी ये लुकअप फैसिलिटी से आता है, CBS कोर बैंकिंग सिस्टम से ये चीज जुड़ी हुई होती है। द मोमेंट यू पंच द अकाउंट नंबर, वो ऑटोमेटिकली वहां डेटाबेस में जाके आपको रिजल्ट दे देता है कि ये इसका नेम है जो आपने अकाउंट नंबर डाला है। तो इससे क्रॉस रेफरेंसिंग हो गई कि भाई पता चल गया, जो मैं अगर पर्सन एक्स के अकाउंट में डाल रहा हूं तो पर्सन एक्स लिखा हुआ आ गया, राइट। सो अश्योरेंस मिल गई। यही चीज NEFT RTGS में लैग करती है। अब आप जानते हैं NEFT RTGS का तो टिकट साइज ही 2 लाख के ऊपर चालू होता है, तो यहां तो होना बहुत ही जरूरी है, राइट। कंसिडरिंग दिस थिंग, आरबीआई ने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया और यहां पे स्टेप्स लिए। तो ये चालू होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से। यहां से RTGS और NEFT ट्रांजैक्शन के अंदर भी आपको वेरिफिकेशन फैसिलिटी मिल जाएगी, राइट। अगला आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन फीचर। अब जो ये बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन फीचर है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करने वाला है? क्या आरबीआई खुद डेवलप करने वाले हैं? NPCI को दिया है, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर IBA? आप लोगों को क्या लगता है? जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करने वाले हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। उनको ये टास्क मिला है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करेंगे इस फीचर का। व्हाट इज द न्यू प्रपोज्ड बेस ईयर? आप सभी जानते हैं सभी इंडेक्स का बेस ईयर होता है, तो नया प्रपोज बेस ईयर क्या है फॉर रिवाइजिंग द WPI विच इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब हम मर्चेंट टू मर्चेंट की बात करते हैं, होलसेलर टू होलसेलर की बात करते हैं, तो वहां पे इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? WPI यूज करते हैं, राइट। एट कंज्यूमर लेवल वी यूज CPI, होलसेल पे हम WPI यूज करते हैं। तो उसके बेस के अंदर रिवीजन की बात चल रही है। जो अभी बेस है वो काफी पुराना हो चुका है। आफ्टर कोविड, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, आफ्टर मल्टीपल थिंग्स हियर, राइट। GST आने के बाद, डिमोनेटाइज होने के बाद, कोविड आने के बाद पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है इकोनॉमी का, राइट। तो अब हमको बेस ईयर्स भी चेंज करने चाहिए। तो इसका प्रपोज नया बेस ईयर क्या है? 22-23 है, राइट। व्हाट इज द मेन प्राइमरी एम ऑफ DPIIT एंड स्ट्राइड वेंचर्स पार्टनरशिप? इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है। DPIIT ने रिसेंटली काफी सारे इंस्टीट्यूशन से, कंपनीज से पार्टनरशिप करी है, बोर्ड से भी करी है, आप लोगों को याद होगा, हमने डिस्कस किया था। स्ट्राइड वेंचर्स की जो पार्टनरशिप है DPIIT से, काफी एक बड़ी पार्टनरशिप है। इसका मेन पर्पस क्या है? सो इज इट टू रेगुलेट द स्टार्टअप्स इन इंडिया और टू प्रोवाइड फंडिंग एंड मेंटोरशिप, या फिर कोई टैक्स बेनिफिट्स देना स्टार्टअप को, और टू इंक्रीज FDI इन स्टार्टअप, और टू क्रिएट स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स अक्रॉस इंडिया? यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड फंडिंग एंड मेंटोरशिप टू स्टार्टअप्स। Next is, what is the RBI's revised CRR after the December 2024 cut? December 2024 के अंदर एक कट हुआ था CRR के अंदर फॉर प्रोवाइडिंग द इमीडिएट लिक्विडिटी, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद से अभी करंट CRR कितना हो गया है ये तो सबको पता होगा। द करेक्ट आंसर इज 4% ईयर, राइट। 2 फेजेस में कट हुए थे और अभी करंट CRR 4% चल रहा है। व्हाट वाज वन ऑफ द
की फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लिक्विडिटी डेफिसिट डिस्पाइट द सीआरआर कट। सीआरआर कट होने के बाद भी लिक्विडिटी उतनी इंप्रूव नहीं हो पाई थी, उसका कोर फैक्टर क्या है, प्राइमरी फैक्टर क्या है? ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पर कुछ कोर फैक्टर्स भी होते हैं। तो उस कोर फैक्टर के अंदर क्या क्या आ जाता है? इज इट रिडक्शन इन द डिपॉजिट्स रेट और डिक्रीज इन आरबीआई इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट? ये तो गलत है। आरबीआई ने तो बहुत सुपर एक्टिवली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर डील किया था, राइट, इंटरवीन किया था फॉर स्टेबलाइजिंग द रुपी। एडवांस टैक्स आउटफ्लो एंड फेस्टिव स्पेंडिंग, ओके, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट बोरोइंग और हाई कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड। यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एडवांस टैक्स आउटफ्लोज एंड फेस्टिव सीजन, राइट। What is the government's first advance estimate for India's GDP growth in financial year 2025? तो गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या एस्टिमेट है रिलेटेड टू इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 6.4%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस हियर, राइट। हमने डिस्कस भी किया था दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज अ जीडीपी ग्रोथ रेट हिटिंग अ 4-year लो ऑफ 6.4%, राइट। और हमने सेक्टोरल हाइलाइट्स की भी बात करी थी कि एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, राइट। यहाँ पे हमने एक चार्ट भी देखा था, राइट, कि 6.4% का एक्सपेक्टेशन है 24-25 के लिए। अर्लियर ये 8.2 का आया था, ओके। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा जा रहा है पिछले 4 साल का लो। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? माइक्रोसॉफ्ट is investing $3 billion investment in India, right? So उसका प्राइमरी फोकस क्या है? रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी या फिर AI और क्लाउड कंप्यूटिंग, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ई कॉमर्स डेवलपमेंट। यहाँ पे इसका प्राइमरी फंक्शन है AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इन इंडिया, राइट। ये भी हमने डिस्कस किया था इन न्यूज़ कि माइक्रोसॉफ्ट ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अलाउंस किया है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन के लिए। देखो, AI और क्लाउड को इफेक्टिवली यूज करने के लिए बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो यहाँ पे उसी की बात की गई थी, राइट। एंड दे हैव अगेन एम टू ट्रेन 10 मिलियन इंडिविजुअल्स इन AI बाय 2030, राइट। सो ये सब चीजें हमने इस न्यूज के अंदर डिस्कस की थी। अगला आता है व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स बजटरी अलोकेशन डिड इंडियन रेलवेज यूटिलाइज्ड इन द फर्स्ट 9 months ऑफ 2025? पहले ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर, पहले ही 9 महीने के अंदर कितना बजटरी अभी तक अलोकेट कर चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट? तो वो 76% ऑफ द बजट ऑलरेडी अलोकेट कर चुके हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ MOU? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था बिटवीन FIUIND एंड IRDAI, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है इंडिया के। इनका प्राइमरी पर्पस क्या था? इस पर्टिकुलर MOU का प्राइमरी पर्पस क्या था? क्या इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए था या फिर कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग इन द इंश्योरेंस सेक्टर, और इट वाज फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द क्लेम सपोर्ट प्रोसेस, एनहांसिंग कस्टमर डेटा प्रोटेक्शन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री और डेवलपिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? आप लोगों को क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्बैटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग इन इंश्योरेंस सेक्टर। ये नो डाउट एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है। काफी लोगों को लग रहा होगा कि 1 इसका आंसर होना चाहिए, पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। FIUIND एंड IRDAI, इन दोनों का टाइप ही इसलिए हुआ था ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर वो यहाँ पे रिजॉल्व कर पाए, राइट। FIUIND और कुछ नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया है, राइट। इसका शॉर्ट फॉर्म है FIUIND। और IRDA आप सभी को पता ही है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो इनने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को सही करने के लिए, ओके। इंफॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू ये सही करेंगे। दोनों एजेंसीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करेंगी, राइट, सो दैट यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग
फिक्स हो पाए। आप सभी जानते हैं पामला एक्ट बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट। तो उसके दायरे के अंदर ही ये दोनों एजेंसीज काम करेंगी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगी। यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी बात हुई थी। द एग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर कंडक्टिंग जॉइंट ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम्स। जॉइंट ट्रेनिंग्स होंगे, आउटरीच प्रोग्राम्स होंगे, ताकि इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए और हम डिटेक्ट कर पाए सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को। ओके, ये इसका प्राइमरी एम था। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टोटल नेट इनफ्लो फ्रॉम एफपीआई इन दिसंबर 2024। जनवरी के अंदर डेटा आया था कि दिसंबर के अंदर क्या एफपीआई का टोटल इनफ्लो रहा था, राइट। सो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14,000 करोड़ का इनफ्लो आया था, राइट। सो एफपीआई नेट बायर्स थे 14,000 करोड़ के। सेक्टर वाइज भी बात करें तो यहाँ पे आईटी सेक्टर की हम बात करें तो नेट इनफ्लो था 9,000 करोड़ का। रियल्टी के अंदर भी इनफ्लो था क्लोज टू 4,700 करोड़ का। हेल्थ केयर के अंदर भी इनफ्लो था। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आउटफ्लो था 6,200 करोड़ का। और फाइनेंशियल्स के अंदर भी इनफ्लो ही था 2,800 करोड़ का। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आईएमएफ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड इन 2025। तो आईएमएफ के हिसाब से क्या इकोनॉमिक ट्रेंड रहने वाला है 2025 के अंदर? इज इट हाई इन्फ्लेशन या फिर एंड स्लो ग्रोथ या फिर स्टेडी ग्रोथ विद कंटिन्यूइंग डिसइन्फ्लेशन, शार्प इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, हाई इन्फ्लेशन, रैपिड ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन? तो क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेडी ग्रोथ। धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी स्टेडी पेस पे विथ कंटिन्यूइंग डिसइन्फ्लेशन। अभी डिसइन्फ्लेशन क्या होता है मैंने उसमें उस टाइम पे भी कवर किया था, एक और बार समझ लेते हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब स्लोइंग डाउन ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन मान लो पहले 6% से बढ़ा करती थी, अब कम से बढ़ने लग गई है 5.5 से, फिर 5 से। इसका मतलब जो रेट ऑफ ग्रोथ है जो इन्फ्लेशन की वो कम होने लग गई है, वो कम होने लग गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव इन्फ्लेशन होने लग गया है, ये डिफ्लेशन बिल्कुल भी नहीं है, राइट। दिस इज नॉट एट ऑल डिफ्लेशन, दिस इज डिसइन्फ्लेशन। ओके, वेयर प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग बट एट डिक्रीजिंग पेस। मैं पहले बोलता था कि 6% से बढ़ रही है, अब 4% से ही बढ़ रही है, दैट मीन्स डिसइन्फ्लेशन यहां पे काम कर रहा है। ओके, अगला आता है व्हाट इज द की ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2025 एंड 2026 एज पर द यूएन का रिपोर्ट। तो की ड्राइवर्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के, दोनों ही आने वाले साल में 2025 और जो भी चल रहा है और 2026? इज इट रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, डिक्लाइन इन द ग्लोबल कॉमोडिटी प्राइसेस, इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट या फिर हाई इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स? यहां पे इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ही ड्राइव करेगा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को इन 2025 एज वेल एज 26 एज पर अ यूएन रिपोर्ट व्हिच वाज पब्लिश्ड इन जनवरी। हाउ मच सब्सिडी इज द इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग टू प्रोवाइड टू द ऑल मार्केटिंग कंपनी? तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उनको कितना सब्सिडी इंडियन गवर्नमेंट देने वाली है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने प्राइस राइज हुए थे फिर भी नहीं किए थे खुद के एंड पे, राइट। तो उस वजह से उनको एक शॉर्टफॉल फेस करना पड़ा था। वही शॉर्टफॉल को पैचअप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, सब्सिडी अनाउंस करती है। तो इस बार कितनी सब्सिडी देने वाले हैं? 35,000 करोड़ की देने वाले हैं, राइट। टू सब्सिडीज लाइक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनको सब्सिडी मिलने वाली है अप टू 35,000 करोड़ की, राइट। प्राइस स्टेबिलिटी, द प्राइसेस ऑफ द डोमेस्टिक एलपीजी हैव रिमेन स्टेडी एट 803। तो उनकी प्राइसेस स्टेडी रखी गई है, भले ही इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी फिर भी कंपनी ने अपनी प्राइसेस स्टेबल रखी गई। उस वजह से कुछ क्लोज टू 40,500 करोड़ का अंडर रिकवरी हो गया था, राइट। अंडर रिकवरीज हो गई थी, उसी को पैचअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, 35,000 करोड़ की सब्सिडी देने वाली है, वो भी 2 फाइनेंशियल ईयर में। 2025 में यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ मिल जाएंगे और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 25,000 करोड़ मिल जाएंगे।
नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड अ स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस प्लान फॉर महाकुंभ मेला 2025। स्पेसिफिकली महाकुंभ मेला 2025 के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस प्लान निकाला गया था। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये न्यूज भी हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। सो आप लोगों को क्या लगता है यहां पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहां पे करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड फोन पे। इन दोनों ने पार्टनरशिप के अंदर, कोलैबोरेशन के अंदर यहां पे इंश्योरेंस निकाला था रिसेंटली। व्हाट इज द इंडियाज टारगेट फॉर फूड एंड बेवरेजेस एक्सपोर्ट विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स? अगले 5 साल के अंदर इंडिया का क्या टारगेट है रिलेटेड टू फूड एंड बेवरेजेस एक्सपोर्ट का? राइट तो आप सभी को याद होगा $100 बिलियन का टारगेट था। राइट मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने ये चीज अनाउंस की थी कि इंडिया टारगेट्स 100 बिलियन फूड एंड बेवरेजेस एक्सपोर्ट। ओके एंड दिस इंडस्ट्री नीड्स अ ग्रोथ रेट ऑफ एटलीस्ट 14 to 15% टू अचीव द सेम टारगेट। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, यहां पे रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, सीपीआई की बात हो रही है। इन दिसंबर 2024 फेल टू अ 4-month लो ऑफ व्हाट परसेंटेज? करेक्ट आंसर यहां पे आ जाएगा आपका 5.22। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब आपका सीपीआई होता है, राइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। पहले वो 5.48 चल रहा था, डिक्लाइन होके 5.22% आ गया, तो ये तो बढ़िया बात है ना, राइट। अभी हम थोड़ा डिसइन्फ्लेशन वाले ट्रेंड में आ रहे हैं, मतलब जो ग्रोथ रेट है इन्फ्लेशन की वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट, कम होने लग गई है, अब बढ़ नहीं रही है। ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं, इन्फ्लेशन ये नहीं कह रहा कि डिफ्लेशन होने लग गया है, ये कह रहा हूं कि ग्रोथ रेट कम हो गई है, दैट्स डिसइन्फ्लेशन। What was the primary reason for decline in the India's retail inflation in December 2024? अभी इन्फ्लेशन तो कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, तो उसका प्राइमरी रीजन क्या था फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024? ये डेटा जनवरी में पब्लिश हुआ था, इसलिए ये जनवरी के करंट अफेयर्स में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिसंबर का डेटा है, दिसंबर खत्म होगा तभी तो डेटा पता चलेगा, राइट। तो ये तो जनवरी का डेटा हुआ। सो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस के रिडक्शन की वजह से, या फिर फूड प्राइसेस के डिक्लाइन, एक्सपोर्ट का इंक्रीज होना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रुपी, लोअर ऑफ कंज्यूमर डिमांड, डी वाला ऑप्शन तो काट ही देते हैं, तो है ही नहीं, राइट, ये तो सब आप लोग जज कर ही सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन द फूड प्राइसेस, वेजिटेबल, पल्सेस, शुगर, सबकी यहाँ पे प्राइसेस में फॉल देखने को मिला है फूड प्राइसेस के अंदर, उस वजह से जो आपका सीपीआई डेटा है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली कम हो चुका है। तो हमने डिस्कस भी किया था, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स टू अ 4-month लो ऑफ 5.22, यहाँ पे फूड प्राइसेस इसको ड्राइव कर रही है, राइट। हाउसिंग इन्फ्लेशन की भी बात करी थी हमने, वो भी कम हुआ था, पर मेजर जो ड्राइविंग नंबर्स है वो फूड प्राइसेस की वजह से यहाँ पे आए थे। ओके, राइट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग्स, what is the projected to drive the decline in the net leverage for Indian corporates from financial year 25 to 27? Is it rise in the energy prices, या फिर decline in the export activities, improved EBITDA margin, geopolitical tensions, या फिर sustained rupee depreciation? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है improved EBITDA margin, right? उनका EBITDA मार्जिन काफी बेटर हो गया है, इसलिए उनको इतना लेवरेज लेने की आजकल नीड नहीं पड़ती है, राइट। ये भी चीज हमने डिस्कस करी थी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड गोल्डमैन सैक्स प्रिडिक्शन ऑफ स्लोअर गवर्नमेंट कैपेक्स ग्रोथ? जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी ग्रोथ में स्लो डाउन क्यों होने वाला है, उसके लिए गोल्डमैन सैक ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी रिसेंटली, राइट। उसके अंदर ये रीजन बताया गया था। यहां पे इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन रूरल ट्रांसफर एंड वेलफेयर। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2026? एंड आई वुड लाइक टू नो दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम यू गाइस। क्या इसका प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट टारगेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026?
यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 4.5%। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि 4.5% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है इन 2026। इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 फिनटेक एनबीएफसीज पर्सनल लोन पोर्टफोलियो डिक्लाइंड। फिनटेक एनबीएफसीज का जो पर्सनल लोन पोर्टफोलियो है, क्योंकि वो हाई रिस्क एलिमेंट में आता है, उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। कितने परसेंटेज से डिक्लाइन देखने को मिला है? इफ यू गाइज कैन रिमेंबर, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, इसके पीछे के रीजंस भी डिस्कस किए थे कि क्यों ये डिक्लाइन आखिर आ रहा है। एनी आइडिया अराउंड दिस? कितने परसेंटेज से यहां पे डिक्लाइन हुआ था? 10% का शार्प डिक्लाइन देखने को यहां पे मिला था। इन दिसंबर 2024 इंडियाज ट्रेड डेफिसिट नैरोड टू। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो नैरो हुआ था यहाँ पे थोड़ा, ओके, थोड़ा सा शॉर्टन हुआ था, जो कि अच्छी बात है। वो कहाँ पे पहुंच चुका है? तो 21.94 बिलियन पे डॉलर पे पहुंच चुका है। पहले थोड़ा सा ज्यादा हुआ करता था। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज को लेके। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 24.94 बिलियन पे आ गया था, राइट। पहले ये 37.84 बिलियन डॉलर्स पे चल रहा था, इससे गिर के 21.94 पे आया है, राइट, बिलियन डॉलर्स पे, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की वजह से और इंपोर्ट्स के कम होने की वजह से इंपैक्ट आया है, राइट। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंटर? रिलीजिंग 1.73 लाख करोड़ एज टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट्स। ये भी हमने डिस्कस किया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था सेंटर का फॉर रिलीजिंग द 1.73 lakh crore as tax devolution to states? It was to support the welfare and development activities in the respective states, right? तो ये states की welfare और development activities को support करने के लिए था। Which of the following are the components of RBI's new Trinity? इसके तीन जो ट्रिनिटी आरबीआई का था उसका कंपोनेंट्स बन जाते हैं आपके यहाँ पे JAM, UPI and यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, राइट? क्वार्टर में एक बार, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, एनुअली एक बार या मंथली आती है। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? ये तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो गया है बी, हाफ ईयरली, मतलब ये साल में 2 बार आती है। एक साल में 2 बार आपको यहां पे रिलीज की जाती है, ओके। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, इसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर्स कितने नॉमिनी तक डाल सकते हैं इन वन अकाउंट, राइट? अपने एक अकाउंट में कितने नॉमिनी तक डाल सकते हैं? अभी तक आपको बता दूं, एक अकाउंट में एक ही नॉमिनी डालने का फीचर था, पर काफी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी जो जेन्युइन भी थी, राइट? उसी को देखते हुए यहां पे थोड़ा बढ़ा दिया गया है नॉमिनी का क्राइटेरिया। तो अब आप 4 नॉमिनी रख सकते हो अपने अकाउंट के अंदर एज पर दी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। द बिल रीडिफाइंस, बिल की बात करते हैं, और द सब्सटैंशियल इंटरेस्ट लिमिट, एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट डायरेक्टरशिप्स के लिए वर्ड दे रखा है, राइट? इंक्रीजिंग द कैप फ्रॉम 5 लाख, अभी 5 लाख को सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाता है, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? द करंट लिमिट वॉज फिक्स्ड ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स अगो। ये बहुत पुरानी लिमिट थी, इसको बढ़ा के टॉप अप करना बहुत जरूरी था। तो अब कितना हो चुका है? पहली बात तो ये करोड़ में बात हो रही है। अब 5 लाख रुपए की लिमिट थी, दैट टू ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स अगो, इतना पुराना बात। तो उसको टॉप अप करके अब कहां तक कर दिया? इज इट 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ एंड सो ऑन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को क्या लगता है कि लिमिट अभी कहां पे चल रही है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कि ये लिमिट अभी फिलहाल यहां पे कहां तक पहुंची है?
ये लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 2 करोड़ की अभी तक। ओके, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस। ये एक नया अमेंडमेंट आया है यहाँ पे बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के अंदर। ये लिमिट अब 5 लाख से 2 करोड़ की कर दी गई है, राइट। विथ रेफरेंस टू NRR RRR कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से आपको बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, सो प्लीज हैव सम, आई एम गिविंग यू अ मिनट। आप ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ के मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी इसके अंदर से करेक्ट है अबाउट NRR एंड RRR। अच्छा, इस क्वेश्चन को और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत ही डिटेल में समझा था कि RRR क्या होता है, NRR क्या होता है, क्यों निकालते हैं, कब ओवर वैल्यूड होती है, कब अंडर वैल्यूड होती है, राइट। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। What should be the correct answer here? अच्छा, यहां पे इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राइट। ऑप्शन ए और ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 दोनों ही सही है। एन इंक्रीज इन द NRR रिफ्लेक्ट्स एन एप्रिसिएशन ऑफ द रूपी as it indicates the strengthening of domestic currency relevant to basket of other foreign currencies, right। तो ये करेक्ट है। और a rising trend of the domestic inflation compared with other countries can lead to growing divergence between NRR and RRR as inflation affect RRR but not NRR directly, right। RRR के अंदर inflation का adjustment होता है। Again this statement is correct, second वाली false है, बाकी दोनों correct है। When Indian rupee depreciates in comparison to the US dollar, it usually makes our, इसका क्या इम्पैक्ट आता है, क्या इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाते हैं, राइट। जब इंडियन रुपीस की बात हो रही है, जब इंडियन रुपी डेप्रिसिएट करने लग जाए एज कंपेयर टू US डॉलर, ऐसे केस के अंदर क्या होता है, क्या हमारे इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाते हैं, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, या फिर एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं, इंपोर्ट सस्ते होते हैं, या फिर दोनों इम्पैक्ट आता है या कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इम्पैक्ट नहीं आता, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा। ऑप्शन ही गलत है, राइट। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या सही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में सही होना चाहिए। दोनों कॉस्टलियर हो जाते हैं, नहीं। दोनों चीपर हो जाते हैं, नहीं। दोनों में कोई इंपैक्ट नहीं आता, ये भी गलत है। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। यहाँ पे आपका ए और बी बच गया, राइट। तो जब आपका INR डिप्रिसिएट होता है, जब आपका INR डिप्रिसिएट होता है मतलब $1 खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको चैलेंज होगा, क्योंकि आपको $1 खरीदना है और आपको उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो योर इंपोर्ट बिकम कॉस्टलियर, राइट। एक चीज याद रखोगे, दूसरी अपने आप सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि दोनों रिवर्स में चलेगी। एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो US डॉलर के अंदर पैसा आएगा, US डॉलर में आएगा तो बढ़िया बात है, क्योंकि इट्स स्ट्रॉन्ग करेंसी नाउ, राइट। तो इस तरह से ये चलता है। अंडर द लुकअप फैसिलिटी ऑफ RBI has also advised bank which are direct members or sub members of RTGS to offer this facility by I think we have already discussed this fact। ये होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से। तो ये दूसरे महीने में, आई थिंक 2 महीने बाकी है, फेब और मार्च का, उसके बाद ये अप्लाई होने वाला है। ओके, व्हाट इज द मैंडेटेड फ्रीक्वेंसी फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARC की बात हो रही है, टू अपडेट द इंफॉर्मेशन दे कलेक्ट और मेंटेन विथ CIC यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एज पर दी रिवाइज्ड RBI गाइडलाइंस। RBI की गाइडलाइंस आई थी इससे रिलेटेड डिटेल में। तो यहाँ पे कुछ मैंडेटेड फ्रीक्वेंसी बता दी थी फॉर ARCs टू अपडेट द इंफॉर्मेशन दे कलेक्ट और मेंटेन विथ CICs यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को क्या लगता है क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए।
यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फोर्टनाइटली। तो यहाँ पे फोर्टनाइटली उनको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन विद क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। What was the percentage decline in India's external commercial borrowing? ECB's external commercial borrowing के अंदर डिक्लाइन हुआ है in year 2024 as compared to 2023। कितने परसेंटेज का डिक्लाइन हुआ है ये भी हमने डिस्कस किया था, 20.2% का डिक्लाइन है, राइट। Which of the following is not a feature of external commercial borrowing? तो external commercial borrowing का कौन सा फीचर नहीं है? They can be raised in the form of bonds or securitized instruments. They require mandatory approval from SEBI for all the borrowings. They can be used for infrastructure projects and working capital needs. They are raised by the Indian entities from foreign lenders, or they can be accessed through automatic or approval route. आप लोगों को क्या लगता है इसका कौन सा फीचर इनमें से नहीं है? देखो सामने देख के ही समझ में आ रहा है सेबी का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता है यहाँ पे, राइट। सो ऑप्शन बी इज नॉट एट ऑल द फीचर ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आप लोगों को बताना चाहूंगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज अ काइंड ऑफ बोरोइंग जो इंडियन एंटिटीज रेस करती है फ्रॉम फॉरेन लेंडर्स, राइट। जब उनको लगता है कि बाहर से उनके लिए बोरोइंग लेना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ज़्यादा ईजी रहेगा या सस्ता रहेगा, वो ईसीबीज को यूज़ करती हैं। आप यहाँ चार्ट में देख भी सकते हो, उसके अंदर एक डिक्लाइन देखने को मिला है, राइट। अब ये लोन्स जो हैं वो वेरियस पर्पस के लिए होते हैं, कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेते हैं, कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए लेते हैं, कुछ एक्सपेंशन के लिए भी लेते हैं, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की रीजन फॉर डिक्लाइन इन द फॉरेन बोरोइंग्स बाय इंडियन कॉर्पोरेशन इन 2024। अभी जो बोरोइंग का डिक्लाइन हुआ है ईसीबीस के अंदर, तो क्या रीजन उसको ड्राइव करता है? देखो एक तो नंबर पता होना चाहिए, एक रीजन भी तो पता होना चाहिए। नंबर इज नॉट इनफ, क्यों ड्राइव कर रहा है, क्या ड्राइव कर रहा है, रीजन, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, राइट। इंक्रीज इन कॉस्ट डिफरेंशियल बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन लोन्स, ये इसका ड्राइविंग रीजन है, राइट। तो जो गैप है वो यहाँ पे वाइडन होता जा रहा है, मेकिंग लोकल फाइनेंसिंग मोर अट्रैक्टिव। तो लोग यहीं से पैसा उठा ले रहे हैं रादर देन यूजिंग द रूट ऑफ ईसीबीज, ओके। What is the key benefit of SEBI's proposed when listed trading platform for IPO? ये तो हमने 2-3 बार डिस्कस किया है, राइट। क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया है और यूट्यूब पे तो 2-3 बार डिस्कस किया ही है। आप लोगों को क्या लगता है ये when listed SEBI का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इनिशिएटिव है ये किस चीज के लिए है? यहां इसका करेक्ट आंसर है इट प्रोवाइड्स अ रेगुलेटेड ऑल्टरनेटिव टू ग्रे मार्केट ट्रेडिंग। तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम का इशू रहता है उसको रिजॉल्व करने के लिए सेबी ने एक बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया है, राइट। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम आखिर होता क्या है? देखो अगर आपको लगता है आपका स्टॉक 100 रुपये पे लिस्ट होने वाला है, मान लो उसका इशू प्राइस ही 100 रुपये है, मैं मेरी कंपनी का लिस्टिंग करवा रहा हूं, मैंने इशू प्राइस रखी 100 रुपये, राइट। अभी क्या होता है ना, लिस्ट होने से पहले ही उसके अंदर ट्रेडिंग चालू हो जाती है अनऑफिशियली, इसको बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसको ग्रे मार्केट बोलते हैं, राइट। अभी ट्रेडिंग चालू हो गई, पहले ही आपस में ही लोग ट्रेड करने लग गए कि अरे तुम्हारा खुल जाए तो हमको इतने पे दे देना, तुम्हारा खुल जाए तो हमको इतने पे दे देना। काम कुछ हुआ नहीं पर स्पेकुलेशन पहले ही चालू हो गया, राइट। तो दो बातें हो सकती है, मान लो शेयर इतना अच्छा नहीं है, 100 का 90 रुपए पे खुलने वाला है, इसको बोलते हैं 10% का ग्रे मार्केट लॉस चल रहा है, राइट। ग्रे मार्केट डिस्काउंट हो गया है एक तरह का, अरे 100 रुपए तो इशू प्राइस थी, उससे भी नीचे खुल रहा है, तो ये तो नेगेटिव प्रीमियम हो गया ना, प्रीमियम तो है ही नहीं है, तो नेगेटिव है। अब मान लो 110 रुपए पे खुल रहा है, तो इसका मतलब 10% जो है वो क्या है, इसका GMP है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो एनी प्राइस अबाउ द इशू प्राइस ऑफ द कंपनी that is prevailing in the unofficial market, that is prevailing in the gray market is called gray market premium। इसी को देख के लोग स्पेकुलेशन करते हैं, राइट। सो यहाँ पे सेबी ने अभी अपना इनिशिएटिव लिया है ताकि ये स्पेकुलेशन थोड़ा कम हो सके। इसको स्पेकुलेशन रखो पर ऑर्गेनाइज्ड स्पेकुलेशन रखो। अब एफ&ओ क्या है, कुछ लोग हेजिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग आर्बिट्राज के लिए यूज कर सकते हैं, पर कुछ लोग स्पेकुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रमोटेड, राइट। बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग सब स्पेकुलेशन ही तो है अल्टीमेटली। उसको ऑर्गेनाइज्ड कर दो तो ज्यादा बेटर रहता है।
है ना, लोगों को खेलने से रोकने से बेटर है उसको ऑर्गेनाइज करके उस पर टैक्स लगा दो, राइट। सो दैट्स द अप्रोच मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैज अडॉप्टेड। सो यहाँ पे प्री लिस्टिंग ट्रेडिंग की हमने बात करी थी, सेबी ने प्री लिस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात करी है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम को यहाँ पर रेगुलेट करेगा, राइट। अच्छा, आईपीओ का टाइमलाइन क्या है? 3 दिन का है, आप सभी लोगों को पता है, राइट। आईपीओ का टाइमलाइन यहाँ पे 3 दिन का है। पहले T+6 हुआ करता था, ट्रांजेक्शन +6 डेज के अंदर उसको लिस्ट करवाना जरूरी था, अभी T+3 हो चुका है। अच्छा, मैं टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ, आईपीओ के लिस्टिंग की टाइमलाइन की, मैं सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा। सेटलमेंट तो आज भी T+1 ही है और उल्टा T+0 होने वाला है धीरे धीरे, राइट, और T+0 होने वाला है। अब आईपीओ वाला कैसे वर्क करता है? T+3, जो भी क्लोजिंग डे है आपका आईपीओ का वो T हो गया, फिर उसके बाद आप अलॉटमेंट का बेसिस बताओगे, लोगों के अकाउंट में डीमैट में क्रेडिट कर दोगे शेयर जिनके खुल गया, और लास्ट 3rd डे पे आप क्या कर दोगे? लिस्टिंग कर दोगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? T+3 बोलते हैं, ओके। मैंने एक आपको एग्जाम्पल देके बताया भी था कि ये T+3 कैसे कंप्यूट हुआ, डेट वाइज आपको क्रॉस भी करवाया था। फिर हमने डिस्कस भी किया था कि ऑप्शनल है, राइट। T+0 सेटलमेंट लॉन्च कर दिया है फॉर टॉप 500 स्टॉक्स। तो पहले जो इंडिया के सबसे बड़े टॉप 500 स्टॉक्स हैं उनके लिए 31 दिसंबर से सेबी ने क्या करा था? ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट किया था कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी कंपनी का स्टॉक T+0 डे बेसिस पे भी सेटल हो सकता है, बाकी T+1 पे ही होता है। यहाँ पे फर्स्ट 500 कंपनीज के लिए एक ऑप्शन था कि अगर आप चाहो तो आप T+0 सेटलमेंट भी यूज कर सकते हो, राइट। According to World Bank, what is the India's projected GDP growth rate for financial year 25-26 and 26-27? तो वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि 6.7% यहाँ पे ग्रोथ रेट रहने वाली है इंडिया की। Which financial institution introduced daily VRR operation from January 2025 to address liquidity deficit? अब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया है। पहले तो आप लोगों में से कुछ को VRR का मतलब नहीं पता था, तो आपको पता है कि आरबीआई ही करता है और इसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है फॉर मैनेजिंग द लिक्विडिटी, राइट। तो वेरिएबल रेपो रेट ट्रांजैक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एक तरह का ऑक्शन होता है जहां पे आरबीआई ऑक्शन करता है, बोली लगाते हैं बैंक आके कि इतने % पे हम ले लेते हैं पैसा, इतने % पे हम ले लेते हैं, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ रेपो ऑक्शन वेयर बैंक बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। बहुत सारे बैंक्स आते हैं, वो यहाँ पे बोली लगाते हैं आरबीआई को। ऑक्शन का मतलब तो यही होता है ना, राइट। सो दे ट्राई टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम आरबीआई एट अ रेट डिटरमाइंड बाय बिडिंग। बिडिंग होती है यहाँ पे कि मैं इतना % दूंगा, मैं इतना % दूंगा, मैं इतना % दूंगा, और उसके बाद जो हाईएस्ट परसेंटेज देता है आरबीआई उसको अलाउ कर देता है, ओके। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आरबीआई फॉरेक्स रेगुलेशन लिबरलाइजेशन स्कीम? तो इसका प्राइमरी पर्पस आप सभी को याद होगा, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन आईएनआर। आरबीआई कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड्स का जो सेटलमेंट है वो आईएनआर में होने लग जाए, आईएनआर का डोमिनेंस बढ़ाने का ट्राई किया जा रहा है बेसिकली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरबीआई स्टेप्स टू बूस्ट आईएनआर इन ग्लोबल ट्रेड? कौन सा इसके अंदर से एक स्टेप नहीं है? इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन FCNRB डिपॉजिट, ये तो बिल्कुल है। अलाउइंग फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन गिफ्ट सिटी, इंट्रोड्यूसिंग अ डेली VRR मैकेनिज्म। यार डेली VRR मैकेनिज्म हमने बात करी थी कि ये तो बैंकिंग के लिए, बैंकिंग के अंदर लिक्विडिटी लाने के लिए, राइट। ये कोई आईएनआर को ग्लोबल बूस्ट तो देगा नहीं, ये तो लोकल बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी बढ़ा देगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Next is which sector contributed the most to India's economic growth as per FICCI Economic Outlook Survey? कौन सा सेक्टर ने इसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर, उसका यहां पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया था। विच इज द की रीजन बिहाइंड द आरबीआई कंसर्न अबाउट कटिंग इंटरेस्ट रेट्स इन फेब्रुअरी? अब तो सब हो चुका है, राइट। ये तो हम जनवरी के अंदर डिस्कस कर रहे थे। उनका मेन कंसर्न यही था कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए और करेंसी स्टेबिलिटी को
प्रॉब्लम ना आ जाए। अभी तो उन्होंने ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया है रेपो रेट को, आप सभी लोग जानते हैं, हमने डिस्कस भी कर लिया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई रिवाइज्ड सेटलमेंट गाइडलाइंस फॉर एआरसीज। आरबीआई ने नई सेटलमेंट गाइडलाइंस जारी करी थी फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। उनका प्राइमरी पर्पस क्या था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप ये सब चीजें रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। देयर इज सो मच थिंग टू लर्न, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स, इतने सारे अपडेट्स आते हैं। तो ये मंथली वीडियो इसलिए निकाला जाता है ताकि आप सारे अपडेट्स को एक ही जगह पे देख पाएं, राइट? डिस्कस कर पाएं। यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्टैंडर्डाइज द सेटलमेंट प्रोसेस एंड इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी। जो सेटलमेंट प्रोसेस के अंदर इश्यूज आते थे और ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड इश्यूज आते थे, उनके लिए ये नई रिवाइज गाइडलाइंस आई है। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, हु मस्ट अप्रूव द सेटलमेंट अबाउ 1 करोड़ फॉर एआरसी। तो 1 करोड़ के ऊपर के सेटलमेंट एआरसी के अब कौन करने वाला है यहाँ पे अप्रूव? तो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी करेगी। ये भी हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज द एनपीसीआई's प्रपोज प्लान टू ईज बैंकिंग चैनल कंजेशन। बैंकिंग चैनल के अंदर जो कंजेशन हो रहा है उसको कैसे एनपीसीआई सही करेंगे, राइट? सो इसका करेक्ट आंसर है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म इंटरचेंज फीस फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन। अब तो हम सेकेंड बार पढ़ रहे हैं, तो अब तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही बिना ऑप्शन के ही आंसर आ जाना चाहिए, राइट? व्हाट क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क डज आरबीआई यूज फॉर एनबीएफसी। एनबीएफसी के अंदर क्या क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क यहां पे आरबीआई यूज कर रहा है? तो आप सभी लोगों को याद होगा, बेस, मिडिल, अपर, टॉप लेयर क्लासिफिकेशन यहां पे आरबीआई यूज कर रहा है। व्हाट वाज द की रीजन फॉर आरबीआई इंजेक्टिंग 76,000 crore into banking system in January 2025? Was it to stabilize money call rates और ease liquidity deficit, या फिर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, एफडीआई के लिए, या फिर कमर्शियल बैंक इशूइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इनकरेज द मोर पब्लिक सेक्टर बोरोइंग? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है कॉल मनी रेट्स को स्टेबलाइज करने के लिए और लिक्विडिटी डेफिसिट को सॉर्ट करने के लिए। आप सभी जानते हैं आरबीआई एग्रेसिवली वीआरआर रेपो ऑक्शन का यूज कर रहा है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। विच मेजर ग्लोबल इंडेक्स इंक्लूडेड इन द इंडियन G6 इन जनवरी 2025? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा, राइट? कौन सा ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूड हुआ है इन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, राइट? उसको मान लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इंक्लूजन दिया गया है। तो आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए अब तो। इट्स ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स, जो कि इंक्लूड कर दिया गया है इंडियन G6 के अंदर फ्रॉम जनवरी 2025। व्हाट टाइप ऑफ एनबीएफसीज आर क्लासिफाइड अंडर बेस लेयर? बेस लेयर के अंदर कौन कौन आती है? वो आती हैं जिनका डिपॉजिट साइज, जिनका एसेट साइज, जो एक तो पहली बात तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है, जो डिपॉजिट्स नहीं ले सकती, और उनके एसेट्स जो हैं वो 1000 करोड़ से कम के हैं, राइट? वो आती हैं। व्हाट इज द की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एनबीएफसीज क्लासिफाइड अंडर अपर लेयर? अपर लेयर वालों को क्या की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है? दे मस्ट मेंटेन अ हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। उनको एक हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देना पड़ता है। हाउ डज आरबीआई डिटरमाइन विच एनबीएफसीज फॉल अंडर द अपर लेयर? अपर लेयर के अंदर कौन कौन आती है, ऐसा आरबीआई कैसे डिटरमाइन करता है? क्या प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे, एसेट साइज, या फिर सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, राइट? तो दैट्स करेक्ट, एसेट साइज और सिस्टमिक इंपॉर्टेंस को उनको लेके हम कंसिडर करते हैं, राइट? सो जो पहली टॉप 10 एनबीएफसी है वो तो ऑटोमेटिकली एसेट साइज के बेस पे क्वालिफाई हो जाती है, राइट? अपर लेयर के अंदर। विच कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी फेसेस द हाईएस्ट रेगुलेटरी स्क्रूटनी अंडर आरबीआई's SBR फ्रेमवर्क? तो जो SBR फ्रेमवर्क है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट रेगुलेटरी स्क्रूटनी कौन फेस करता है? हियर द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली टॉप लेयर। जो सबसे टॉप लेयर के अंदर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंस डाले जाते हैं। व्हाट इज द आरबीआई गाइडलाइन फॉर एआरसी सेटलिंग ड्यूज अप टू 1 करोड़? एआरसी अगर 1 करोड़ तक का ड्यूज सेटल कर रहे हैं, राइट, तो ऐसे केस के अंदर द सेटलमेंट कैन बी अप्रूव्ड बाय एन ऑफिशियल not involved in acquiring those assets।
बाकी तो हमने देखा इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी की बात होती है, अगर 1 करोड़ से ऊपर का मैटर है तो 1 करोड़ से अंदर अंदर की बात है तो वो सेटलमेंट कोई और भी अप्रूव कर सकता है, ऐसा ऑफिशियल जो कि इन्वॉल्व नहीं था असेट को एक्वायर करने के लिए, वो भी अप्रूव कर सकता है, राइट। एज पर विच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डज आरबीआई क्लासिफाई एनबीएफसी इनटू 4 लेयर, तो अभी हमने देखा 4 लेयर, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, इसके अंदर क्लासिफिकेशन होता है 4 लेयर के अंदर। वो कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको लोगों को पता होना चाहिए। स्केल बेस्ड रेगुलेशंस जो आए थे, जिसको हम बोलते हैं SBR फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, स्केल बेस्ड रेगुलेशंस, उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन होता है, ओके। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025 हैज बीन रिलीज्ड बाय, कौन इसको रिलीज करता है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट को, तो ये भी हमने डिस्कस किया था, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एनपीसी आर डिवाइडेड, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कैसे मेंबर्स डिवाइडेड हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और फरवरी के अंदर आप लोगों ने रिसेंटली पढ़ी भी होगी मैंने मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा डेटा, राइट। तो 3 मेंबर जो होते हैं वो तो आरबीआई से होते हैं, और 3 क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द न्यू कोलेटरल फ्री लिमिट फॉर फार्म लोन्स सेट बाय आरबीआई स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025। कोलेटरल के बिना कोलेटरल के लोन दिया जाता है, उसकी नई लिमिट क्या है, नई लिमिट क्या डिफाइन की गई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। नई लिमिट है आपकी 2 लाख की, राइट, इसको कंटिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है। Now RBI will introduce which facility for RTGS and NEFT, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लुकअप फैसिलिटी को डाला जाएगा, राइट, और वो फर्स्ट अप्रैल से इनकॉर्पोरेट होने वाली है। What is required of asset reconstruction company regarding the membership, अभी क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट है asset reconstruction company के लिए regarding the membership of CIC, कौन सी asset reconstruction companies को मेंबरशिप लेनी पड़ेगी इन CIC। आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी, हमने उसको डिटेल में डिस्कस भी किया था, राइट। क्या एक CIC में रजिस्टर होना है, क्या 2 में होना है, 3 में होना है, सब में होना है, या फिर नहीं भी होगे तो चलेगा, इसका करेक्ट आंसर डी है, सारी CICs के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है एज मेंबर्स, राइट, ओके। तो यहाँ पे ARC की गाइडलाइंस में भी काफी सारा चेंज आया था, हमने डिस्कस भी किया था डिटेल के अंदर कि क्या क्या चेंज आए थे, आई होप आपको ये याद होंगी, राइट। तो 1 करोड़ के अबाव का सेटलमेंट होता है, तो हमने देखा इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी आती है, 1 करोड़ से तक का होता है, 1 करोड़ तक का होता है, राइट। तो उसको कोई भी ऑफिशियल अप्रूव कर सकता है, पर वो एक्विजिशन ऑफ असेट के अंदर ना इन्वॉल्व हुआ हो, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है, ओके। What is the total liquidity infusion expected from RBI's recently initiative to address the banking liquidity crunch? कितना लिक्विडिटी इन्फ्यूजन दिया था, तो 1.5 ट्रिलियन का दिया था, राइट। Which of the following measure is not included in the RBI recent injection initiative? तो यहाँ पे RBI ने जो अभी रिसेंटली लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, राइट, RBI की साइट पे आया था, बहुत ही बड़ा न्यूज़ बना था, हमने भी कवर किया था उसको, राइट, आपने पढ़ा होगा लास्ट के वीडियोस के अंदर। उसके अंदर से क्या चीज़ नहीं है जो लिक्विडिटी मेजर के अंदर आई थी? द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन CRR। ऑब्वियसली CRR को नहीं बढ़ाया जाएगा, बढ़ाएंगे तो लिक्विडिटी कैसे खत्म होगी, पहली बात तो। USD INR स्वैप था, VRR तो रोज चल ही रहा है, और गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज भी था, राइट। हमने बात भी करी थी कि इससे 1.5 ट्रिलियन का यहाँ पे फायदा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है, राइट। ये डिटेल में RBI की वेबसाइट पे भी था, 27 जनवरी को ये पब्लिश हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदोगे, पैसे डालोगे, लिक्विडिटी आ गई। VRR ऑक्शन करोगे, पैसे डालोगे, लिक्विडिटी आ गई। USD INR स्वैप एंटर किया था, इसके बारे में भी डिटेल में हमने वीडियो के अंदर कवर किया था यहाँ पे, राइट। एज पर द प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट अंडर DTAA, एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट हुआ था DTAA के अंदर। Treaty benefits can be denied if the main purpose of the agreement is what? Please let me know in the comment section। इसको तो बहुत ही डिटेल में हमने समझा था, राइट, कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एंड ऑल। ये आई होप आप सभी को याद होगा ये क्या चीज कर रहे हैं हम।
सो यहाँ पे हम टैक्स सेविंग का पर्पस अगर है, मान लो आपकी कंट्री ए है और कंट्री बी ने बोल रखा है कि कोई भी डिविडेंड अगर ए को जाएगा तो 10% लगेगा, तब कंट्री ए क्या करती है, सी के पास चली जाती है और वहां से इन्वेस्टमेंट करने लग जाती है। अब जब बी को डिविडेंड देना होता है सी को, तो यहाँ पे कोई ट्रेटी है नहीं ऐसा, तो वहाँ 0% टैक्स लग रहा है। तो कंट्री ए क्या करने लग गई, बार बार सी के थ्रू रूट करने लग गई थी इस ट्रांजेक्शन को, राइट। तो इसी वजह से हमने क्या किया था, यहाँ पे बात करी थी प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट की, कि इस ट्रांजेक्शन का प्रिंसिपल पर्पस देखो कि ये टैक्स अवॉइडेंस टैक्स सेविंग के लिए हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर इसको क्या करो, आप हटा दो, राइट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटी, तो इसका होता है भाई कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग दी इंटरनेशनल पेमेंट्स फॉर मर्चेंट। इंटरनेशनल पेमेंट प्रोसेसिंग में इसका काम आता है। विच फिनटेक कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज PACB। सो हम सभी ने देखा था यहाँ पे स्काईडू वॉज द कंपनी, राइट, जो एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, उनको यहाँ पे अप्रूवल मिला था। ओके, विच मेजर ग्लोबल असेट मैनेजमेंट फर्म एज पार्टनर विद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको तो हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। ब्लैक रॉक इज द वन, राइट, इनको 2023 के अंदर ही अप्रूवल मिल गया था सेबी का भी, सो इनका जॉइंट वेंचर है। व्हाट इज द नेम ऑफ साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट अनवील्ड बाय टाटा AIG, द नेम वॉज साइबर एज, इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सेबी प्रपोज्ड अ माइक्रो SIP विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहां पे कितना प्रपोज्ड है सेबी की माइक्रो SIP में। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 250 इज द करेक्ट आंसर। हमने इसको डिस्कस किया था कि सेबी ने एक ये नया इन्वेस्टमेंट निकाला है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाला है। व्हाट इज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं, हमने इसको मल्टीपल टाइम्स इतने वीडियोस में डिस्कस किया है। आप अपने अपने बैंक अकाउंट से या UPI से किसी थर्ड पार्टी वॉलेट के अंदर डाला, मान लो मोबीक्विक के अंदर डाला, ये आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, right? A payment method where the user preload the money into the wallet or cards for transaction. Next is what is the interest rate set by the RBI for Government of India floating rate bonds 2035, right? तो क्या उसकी इंटरेस्ट रेट थी? तो मेरे हिसाब से 6.66% थी। आप लोगों को भी याद होगा, तो फिगर ही ऐसा है जो याद हो जाना चाहिए, 666, राइट, 6.66%। इसको भी हमने हमारी फाइनेंस करंट अफेयर वाली सीरीज के अंदर डिस्कस किया था, राइट। इसके बाद व्हाट इज द की फीचर ऑफ फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय IDFC बैंक? तो IDFC बैंक ने एक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। इसका की फीचर क्या है? इसका की फीचर ये है कि आपको जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, भले आपकी हिस्ट्री नहीं है क्रेडिट हिस्ट्री, तो भी आपको आपकी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट पैसा मिल जाएगा। तो इससे उन लोगों को भी पैसा मिल जाएगा जिनकी खराब क्रेडिट हिस्ट्री है या क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। Which was the first development financial institution? इसको तो हम 10-20 बार डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। IFCI इज द करेक्ट आंसर। वो पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। आपको पता होगा उसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन की भी बात चल रही है। सो प्रेफरेंशियल शेयर इशू के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, IFCL के अंदर और इन्वेस्ट कर रही है। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट जा रहा है? 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जा रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CQ Visor, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट? तो यहाँ पे चेक वाइजर नाम से एक CHEQ, राइट, आई थिंक इसको चेक ही प्रोनाउंस करते होंगे, वाइजर, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या निकाला था? ये इसलिए निकाला था ताकि आपको ट्रैक करना पड़े आपकी एफिशिएंसी, राइट, helping the user to manage the credit card efficiently and by tracking the spending and reward। खैर ये इतना important नहीं रहेगा, right? What is the primary objective of Open Credit Enablement Network? Open Credit Enablement Network, OCEN, being developed by iSpirit in collaboration with the Indian government। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर रियल टाइम एक्सेस की बात करी थी, फैसिलिटेट करवाने के लिए रियल टाइम एक्सेस for credit to MSMEs through a digital infrastructure। ओके, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है येस बैंक का? फाइनेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम का। ये डेफिनेटली आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए?
फ्रिक्शनलेस फाइनेंस पे आरबीआई के अंदर वेबसाइट पे भी बात की गई है, आई थिंक इनोवेशन हब के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है टू सपोर्ट फिनटेक स्टार्टअप स्केलिंग सॉल्यूशंस एंड एनहांसिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। की फीचर ऑफ बीआईएम कॉइन, तो आप सबको पता है बीआईएम टेक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजीज ने एक कॉइन निकाला है अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी, राइट, ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन। सो इट्स अ ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी डिजाइन फॉर कैंपस ट्रांजैक्शन। आरबीआई ने अपर एनबीएफसी का अपर लेयर का लिस्ट निकाला था, राइट, तो उसके रिलेटेड हम ऑलरेडी क्वेश्चंस यहाँ पे कर चुके हैं। फिर उसके बाद वीआरआर ऑक्शन की भी बात करी थी। वीआरआर ऑक्शन हमने डिटेल में समझा था। वीआरआर ऑक्शन होता क्या है आखिर, तो अलग अलग बैंक्स आके यहाँ पे बिड करते हैं कि हमको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दो, राइट। इंडियन रेटिंग ईज ऑफ इन्वेस्टिंग इन जीसेक एंट्री, अगर आप अपनी रेटिंग बेटर कर लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे जीसेक एंट्री के अंदर जीसेक की एंट्री हो जाएगी इनटू लार्ज इंडाइसेस। हमने ब्लूमबर्ग की भी बात करी थी, राइट, ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स फंड की भी बात करी थी, और ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स फंड में तो अभी खैर आना बाकी है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई सेलेक्टिंग एक्स्ट्रो इंडिया टेक्नोलॉजी फॉर ऑफलाइन पेमेंट टेस्टिंग? आरबीआई अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर इसको टेस्ट कर रहा है, राइट। सो इट इज टू अनेबल द डिजिटल ट्रांजैक्शन इन एरिया लैकिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है उनके लिए यहाँ पे ये चीज निकाली गई थी, हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। अच्छा, इनमें से कौन सा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क का फीचर नहीं है, इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी हमने डिस्कस किया था कि आपको सारे के सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस से छुटकारा नहीं मिल जाएगा, राइट, वेवर नहीं मिल जाएगा, कुछ तो आपको फॉलो उसमें भी करना ही रहता है। ओके, तो आरबीआई ने एक्स्ट्रो इंडिया टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया था फॉर टेस्टिंग द ऑफलाइन पेमेंट मेथड। इनका प्रोडक्ट क्या था, बेसिकली डिजिटल ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए था, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी, लेजर टेक्नोलॉजी, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, राइट। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर हमने एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लिखना सीखा था लास्ट वीडियो के अंदर। ओके, हमने देखा था इसका टाइम लिमिट भी बढ़ा दिया था, 9 मंथ्स कर दिया था 7 मंथ्स की जगह। और ये सारी चीजें यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आप टेस्ट नहीं कर सकते जो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है, मार्केटिंग सर्विसेज है, चेन मार्केटिंग सर्विस एक्सेट्रा, राइट। तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है अब आपका, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, विच पेमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज सीन अ 74% का CAGR? तो ऑब्वियसली यूपीआई ही था, राइट। इस रिपोर्ट के हिसाब से यूपीआई ने काफी बूम किया था। ओके, हमने ये भी देखा था कि ये रिपोर्ट जो है पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, ये ट्वाइस ए ईयर आती है, राइट। और आरबीआई डिजिटल इंडेक्स की भी बात करी थी, डीपीआई की, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की। सबसे पहली बात, इसका बेस ईयर क्या होता है? इसका बेस ईयर होता है मार्च 2018, राइट। इंक्रीज का रीजन क्या था? देखो, मार्च के अंदर 445 था, फिर उसके बाद 465 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया, तो कुछ तो बढ़िया हुआ ही होगा। तो इंडिया का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, पेमेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, इस वजह से इंक्रीज हुआ। प्लस आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा, 465.33। दिस इज नथिंग बट इंडिया का आरबीआई डीपीआई। डीपीआई मतलब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ओके, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। प्राइमरी पर्पस ऑफ आरबीआई रिसेंट $5.1 बिलियन का एफएक्स स्वैप, ऑब्वियसली टू इंजेक्ट रूपी लिक्विडिटी इन द मार्केट। यहाँ पे हमने इसको डिटेल में बात भी करी थी, 28 जनवरी को ये आया था आपका प्रेस रिलीज। यहाँ पे हमने समझा था नियर लेग मतलब जिस दिन आप एंटर कर रहे हो पोजीशन स्वैप की। अच्छा, फार लेग पे क्या करोगे? पहले तो आपने क्या किया, INR दे दिए और $US ले लिया, तो इससे क्या हुआ, बैंक के पास क्या आ गया, INR आ गया, तो लिक्विडिटी बढ़ गई। अब फार लेग पे आप इसको रिवर्स कर दोगे क्योंकि ये स्वैप है। ओके, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर आरबीआई अलायंस, HFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की बात करी थी। यहाँ आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, इसकी मैक्सिमम पेनल्टी कितनी आ गई? रिवाइज्ड पेमेंट सिस्टम लॉस ने आरबीआई के अंदर क्या किया है, रिवाइज कर दिए पेमेंट सिस्टम लॉस को। उसकी मैक्सिमम पेनल्टी पहले 5 लाख हुआ करती थी, उसको टॉप अप करके 10 लाख कर दिया है, और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 10 लाख। सेबी ने एक बहुत ही बढ़िया एसेट क्लास निकाली है, म्यूचुअल फंड और टर्म लाइफ इंश्योरेंस को मिक्स करके, राइट।
जिससे काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है डेफिनेटली। ओके, उसके बाद सेबी की धरोहर योजना, ये एक डिजिटल रिपोजिटरी और कुछ नहीं, यहाँ पे पूरा क्या है फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट की हिस्ट्री डाल रखी है सेबी ने वेबसाइट पे। मोबीक्विक ने पार्टनरशिप कर ली थी आरबीआई से और यस बैंक से रिलेटेड टू ई रूपी और कुछ नहीं, आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ही है, राइट। यहां पे अब आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट आपको पता होनी चाहिए। एक तो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मोबीक्विक और आरबीआई यस बैंक से इनका टाइप था। पर डे आप 50,000 का ट्रांजैक्शन कर सकते हो सीबीडीसी को यूज करके, और पर ट्रांजैक्शन 10,000 का कर सकते हो, राइट। ओम्बड्समैन की कंप्लेन के बारे में भी हमने बात करी थी। 95% कंप्लेन का रेजोल्यूशन हुआ। नो डाउट कंप्लेंट्स में सर्ज आया, पर सेटिस्फैक्शन रेट में भी आया। अच्छा, आपको इसके रिलेटेड डिटेल में अगर समझना हो तो आप इसी वाला वीडियो देख सकते हो, इसके अंदर सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कवर्ड है। ORBO मतलब ऑफिस ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन के 24 ऑफिसेस होते हैं, राइट। और हमने ये सारी डिटेल डिस्कस करी थी रिपोर्ट के अंदर। ओके, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज कहां पे सेटअप हुआ है, राइट, जिसने लॉन्च किया है यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड सेंसेक्स F&O ऑप्शन, तो वो है आपका गिफ्ट सिटी IFSC के अंदर। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने ऑलमोस्ट सारे जनवरी के पूरे महीने के फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं फटाफट से, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।